नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, इसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं और हमने ये रिवायत बना ली है और रमज़ान की मुनासिबत से। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर और ख़ास कभी कभी आप देखेंगे कि अंदरूनी सफ़ात पर जो हर रोज़ हदीस मुबारक शाये होती है, उसे ही हम आपके सामने पेश करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने वाले हैं, और वो ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे शब क़दर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस माफ़ फरमा दे मुझे। तो आपने देखा कि किस कदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करने पर अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आप देखेंगे कि आज शब क़दर है और शब क़दर के मौके पर अगर आप गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, अपने अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए ज़ारो ख़तार रोते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला इस कदर रहम फरमाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाने वाले हैं, यानी दरगुजर फरमाने वाले हैं। यहाँ तक आप देखेंगे कि तवाबुर रहीम है, यानी गफूर रहीम है, तौबा को कबूल करने वाले हैं, गुमराही से बचाने वाले हैं। तो आज शब क़दर है, आप दुआ कीजिए अपने आप के लिए, अपने आल औलाद के लिए, अपने दोस्त साहिबाब के लिए और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन के लिए। अगर वालिदैन ना हो तो फिर उनकी मग़फ़िरत के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक में हम जो रोज़ा रहते हैं तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। वैसे बहरहाल ये तो हदीस शरीफ रही, लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि आज शब क़दर है और शब क़दर के मौके पर आप देखेंगे कि किस तरह के हमारे जो नौजवान हैं वो कैसे यानी गफलत का मुज़ाहरा करते हैं, किस तरह घरों से बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी पर तीन तीन चार चार नौजवान बैठते हैं और जिस अंदाज में गाड़ियों पर करतबबाजी करते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो हादसे का शिकार होते हैं तो वो भी अपनी जान से जाते हैं, और जो उन हादसे का शिकार हो जाता है उनका निशाना बन जाता है। कोई गरीब बाप होगा, कोई गरीब माँ होगी या भाई होगा, बेटा होगा, वो उनके यानी गाड़ी की जद में आता है तो वो भी शहीद हो जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितना बड़ा साहनिया पेश आता है। इसलिए आप देखें, आज ख़ास तौर पर माँ बाप को चाहिए कि अपने जवान बच्चों की, ख़ास तौर पर 18 साल 20 साल 22 साल के ये नौजवान होते हैं, इन्हें अक्ल नहीं होती, बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं, गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं और फिर आप देखेंगे कि उनकी लाशें घरों को पहुँचती है। तो ये बहुत ख़तरनाक लम्हा होता है माँ बाप के लिए, और ये ऐसा गम होता है कि माँ बाप की मौत तक ये गम उनका पीछा करता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को इस तरह के गम से महफूज रखे, हर बच्चे की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए कि वो इस तरह की हरकतें ना करें बेवकूफ़ी की। और ख़ास तौर पर माँ बाप से हम अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि देखिए, आप अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिए। ख़ास तौर पर इस तरह की रातों में, मुक़द्दस रातें हैं, और ये अफसोस ये होता है कि इन मुक़द्दस रातों में इबादत करने के बजाय, अज़कार ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहने के बजाय इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सज्जा साहब, यही मैं समझता हूँ कि पहली खबर है जो एक मैसेज भी है। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, गुज़िश्ता साल भी आपको याद होगा जगने की रात का ही जो है मौका था, और जो है दो बच्चों की वो बहादुरपुरा के ओवर ब्रिज पे जो है, नए ब्रिज पे, जी जी, नए ब्रिज पे मौत हो गई थी। इंतहाई तेज़ रफ्तार उन्होंने जो है अपनी गाड़ी चलाई थी, और बर्गमैन गाड़ी थी उनकी, और तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे और जो है उनकी स्पॉट पे मौत हो गई थी। तो कोहराम मच गया था यकीनन। देखिए, पूरी फैमिली सफ़र होती है, पूरे जो है घर के लोग सफ़र होते हैं, माँ बाप, भाई बहन और फैमिली के पूरे लोग, तो सब के लिए एक जो है सदमा जान का होता है। तो ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अगर माँ बाप जो है कंट्रोल करेंगे, उन पर नज़र रखेंगे, उनको जो है जब वो जाते हैं जागने की रात में, शब क़दर का मौका है, इबादत के लिए लोग निकलते हैं रातों में, मगर जो है अफसोस का मकाम ये है कि इबादत में कम उनका टाइम लगता है और आवारागर्दी में ज़्यादा सड़कों पे घूमना करना। देखिए, साफ़ तौर पे जो है सड़कों पे घूमने की मजम्मत की गई है। इस्लाम में भी जो है कहा गया है कि या तो आप मस्जिदों में रह के इबादत करो या घरों में इबादत करो।
सड़कों में, बाज़ारों में और जो है होटलों में टाइम ख़राब करने से मना किया गया है। इससे जो है आपके आमाल ख़राब होते हैं, बल्कि आपकी नेकियां भी ज़ाय होती हैं। जी हाँ जी, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा जो है मसला है। तो बहरहाल जो है जान भी जाती है बच्चों की, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें सख्त ताकीद करें। बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको गाड़ियाँ ना दें। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, 5 रियासतों एक मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाक़े के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसके शेड्यूल जारी कर दिया गया है और तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी है, अपोजिशन ख़ास तौर पर आप देखेंगे कांग्रेस की जो लीडर हैं प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट भी है, उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपनी सहूलत के हिसाब से ये शेड्यूल जारी करवाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अपोजिशन कायदीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में साजबाज है और ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है और वो जो चाहे वही करता जा रहा है। जहाँ तक मगरबी बंगाल के इंतखाबात का सवाल है, रायदही का सवाल है, तो आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल असम्बली के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, यानी रायदही होगी। और दूसरी तरफ तमिलनाडु की 234 रुकनी असम्बली के लिए आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को एक ही मरहले में पोलिंग का एहतमाम किया गया है, जबकि केरला, आसाम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी और तमाम वोटों की गिनती 4 मई को होने वाली है सज्जा साहब। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की सहूलत के हिसाब से शेड्यूल जारी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का इमेज और ख़ासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का इमेज इस कदर ख़राब हो गया है कि हिंदुस्तान की तारीख में कहा जाता है कि इससे बदतरीन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इमेज है कभी इससे बदतरीन नहीं हुआ था। इतना ख़राब और इतनी जानिबदारी कभी नहीं देखने में आई थी। टीएन शेषन, माजी में आपको याद होगा, बहुत ही टीएन शेषन ने इलेक्शन कमीशन का वक़ार बुलंद किया था। टीएन शेषन ने नियम बनाए थे, कानून बनाए थे और आइन ने इलेक्शन कमीशन को जो कवानीन दिए हैं उस पर सख्त तरीन इम्प्लीमेंटेशन टीएन शेषन ने करवाया था। तमिलनाडु के थे, वो सख्त रहनुमा थे, इंसाफ पसंद थे, शफाफ इलेक्शन का जो है उन्होंने इरादा किया था। नहीं थे सजा बिल्कुल करप्टेड नहीं थे, शफाफ इलेक्शन उन्होंने करवाए। देखिए इंडिया में इससे पहले माजी में सड़कों पे, दीवारों पे जो है नारे लिखे जाते थे, लोगों की दीवारें ख़राब की जाती थी। रात में 2-2 बजे जो है लीडर आते थे जलसा करने के लिए, इंतखाबी जलसा, और फिर दिन भर जो है शोर होता था माइकों पे और फिर पूरे जो है गलियों को सजाया जाता था अपने अपने इंतखाबी जो है नारों से, अपने अपने इंतखाबी झंडियों से। तो टीएन शेषन ने सारी चीज़ें बंद करवा दी थी। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी थी कि दूसरों की दीवारों पे इंतखाबी नारे और इंतखाबी निशान नहीं लिखे जाएंगे, झंडियाँ नहीं लहराई जाएंगी, शोर नहीं किया जाएगा, रात में 10 बजे के बाद कोई जलसा नहीं होगा। ये सारे जो कानून आज हम देख रहे हैं ये टीएन शेषन ही के इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन के बाद जो है एक ताकतवर इदारा बन गया था, आईनी इदारा, आज उसी इलेक्शन कमीशन पे खुलेआम जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं। और अफसोस की बात है कि जो है इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है, ज़रा सा भी जो है उनको शर्म नहीं आती, ज़रा सी भी नज़ामत महसूस नहीं होती। वो अपने कामों में मुसलसल लगे हुए हैं। इंतहाई जो है एसआईआर के आने के बाद जिस तरीके के हालात जो है, आप देखिए, अब जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सहूलत के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तूफ़ानी दौरे किए और हज़ार करोड़ के जो है प्रोजेक्टों का ऐलान किया, उससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनको मालूम था और उन्होंने डेट जो है तय की थी। ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत ने डेट तय की थी कि कहाँ कब इलेक्शन होने हैं। अब जैसे कि जो है मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में जो है इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझ के 2 मरहलों में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं मगरबी बंगाल में। उन्होंने कहा कि वो जो है ऐसा मालूम होता है कि वो प्लानिंग से जो है अपना बूथ कैप्चरिंग हो या फिर जो है बेकायदगी करना चाहते हैं वो, और इस बेकायदगी के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यकीनन अभी देखिए चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मगरबी बंगाल के सेक्रेटरी को हटा दिया गया। उसके बाद मगरबी बंगाल के अरकान पार्लियामान ने राज्यसभा में बैकाट किया
जी हाँ जी। राज्यसभा में एहतजाज किया, राज्यसभा में कहा गया, देखिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो जो है बाज़ाब्ता तहरीक जो है उनको हटाने के लिए एक तहरीक अपोजिशन की तरफ से जो है शुरू की गई है। अब तक 200 एमपी ने उस जो है लेटर पे दस्तखत कर दिए हैं जो सदर जमहूरिया को हवाले किया जाने जी हाँ वाला जी। है। इतना सब कुछ होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चेहरे पे एक भी जो है एक माथे पे शर्मिंदगी एक की असर लकीर नहीं भी है। नहीं आती, ये बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ज्ञानेश कुमार का सवाल है, अब उनके कैरियर पर भी एक बहुत बदनुमा दाग लगने वाला है, धब्बा लगने वाला है, क्योंकि जो अरकान पार्लियामेंट है, ख़ासतौर पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट, उन्होंने नोटिस दे दी है इनके मुआख़ज़े के लिए और इनके खिलाफ यानी उनको हटाने के लिए नोटिस दे दी है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और ज्ञानेश कुमार के लिए मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि वो मुल्क के बदतरीन चीफ इलेक्शन कमीशन साबित हुए हैं। इस तरह अपोजिशन इल्ज़ाम आयद कर रही है। वैसे भी आपने देखा कि ओम बिरला का क्या हाल हुआ है। ओम बिरला अगर चूँकि स्पीकर है, लेकिन अखलाकी तौर पर अब वो स्पीकर रहने के यानी हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि आपने देखा कि कैसे तमाम अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। हालांकि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुए, उसके बावजूद भी उनके कैरियर पर बहुत बड़ा धब्बा लग गया है, एक दाग लग गया है और एक ऐसा दाग है वो कभी नहीं धोया जा सकता। तो ये तो रही खबरें नाज़रीन। हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना ने आपको बता दूं कि गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना असेंबली और तेलंगाना कानून साज कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और कहा कि रियासत की जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है और GSDP जो है 17.82 लाख करोड़ 17.82 लाख करोड़ जो है वो बराए साल 2025-26 के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। और ये भी कहा है कि तेलंगाना मुल्क के GDP में 4.99% हिस्सा अदा करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो तेलंगाना की बात रही, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है। उससे पहले फिर हम आपको हैदराबाद ले चलते हैं। हैदराबाद का उस्मान सागर यानी गंडीपेट, जिसे भी गंडीपेट भी कहा जा सकता है, तो उस्मान सागर या गंडीपेट के करीब जो मूसा नदी है, मूसा नदी में 3 अफराद जिनका ताल्लुक़ गोलकुंडा किले से था, तो बहरहाल वो रखाब हो गए हैं और वो बताया जाता है कि माहीगिरी के लिए, मछली पकड़ने के लिए गए थे कि वो इस तरह हादसे का शिकार हो गए। जो 3 नौजवान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं, उनमें 25 साल कार्तिक और 23 साल गोवर्धन और 25 साल वेंकटेश शामिल है। उनकी हैसियत से इसकी शिनाख्त की गई है। ये तमाम इब्राहिम बाग गोलकुंडे के साकिन बताए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये लोग 2 बजे रवाना हुए थे, फिर उसके बाद 6 बजने के बाद भी उनका पता नहीं चला, तो घर वाले बेचैन हो गए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने उनकी लाशें भी बरामद कर ली है और मुर्दा खाना मुंतकिल भी कर दिया है। ये खबर रही सज्जाद साहब। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात करते हैं सज्जाद साहब, तो आपको बता दें कि मुत्तहिदा अरब इमारात में ऐसे 19 हिंदुस्तानियों को सोशल मीडिया पर गुमराहकुन वीडियोज़ अपलोड करने के पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि जंग चल रही है, इस सिलसिले में वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और कुछ तबसरे किए जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मुत्तहिदा अरब इमारात हो या मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क में आप या आपके बच्चे रहते हैं या आपके भाई बहन रहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस तरह के कोई वीडियोज़ अपलोड ना करें, क्योंकि वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो सख्त तरीन कार्रवाई करती हैं। और हिंदुस्तान के जुमला आपको बता दूं कि 35 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 2 है और हिंदुस्तान के 19 है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की कार्रवाई अब की जाएगी। वैसे भी आपको बता दूं कि 19 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। कम अज़ कम सज़ा अगर जुर्म साबित हो जाए तो 1 साल की सज़ा होती है और 1 लाख दरहम का जुर्माना होता है सज्जाद साहब वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। हम देखिए, हम दयारे वतन में जाते हैं, हम कमाने के लिए, हम नौकरी करने के लिए, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए दयारे वतन में जाते हैं। दुबई जाते हैं लोग, सऊदी अरब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो दयारे वतन में गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है और वहाँ जो है वो कमाने के लिए गया है, तो वहाँ के क़वानीन से भी वाक़फ़ियत हासिल करे और कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे कि उसके जो है क़ानूनी शिकंजे में फंसने की सूरत पैदा होती हो। ऐसी सूरत में देखिए, इंडिया में अगर वो होगा, माँ बाप के पास होगा, फैमिली के पास होगा, तो इंडिया में उसको बचाने के लिए 10 लोग आ जाएंगे, 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई जो है मददगार नहीं होगा।
और कोई चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता। बैरून ममालिक में रियाद साहब, जी जी, अगर हाँ वो बिल्कुल। आ गया, गिरफ्तार हो गया, तो फिर एम्बेसी से दरख्वास्त करनी पड़ती है, यहाँ से जो है हमारे मरकज़ी कायदीन, यहाँ की हुकूमतें, यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर, यहाँ के वज़ीर आज़म, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा, ये सब को जो है मोटिवेट करना पड़ता है, सब खुद से दरख्वास्त करनी पड़ती है। फिर ये लोग जो है वहाँ पे सिफारत खाने से दरख्वास्त करेंगे। फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान की पैसा तो खर्च होता ही है, जान भी आती हो जाती है, और ज़िंदगी भर के लिए जो है जो ठप्पा लगता है वो अलग। देखिए, आपने शायद जो है एंजॉयमेंट के लिए क्या होगा, या फिर अपने जज्बात के इजहार के लिए आपने एक मोबाइल फ़ोन से बस महज कुछ वीडियोस जो है आपने अपलोड किए होंगे या फिर आपने भेजे होंगे, लेकिन उसका खमियाजा किस तरीके से आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब 35 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि 1 लाख दिरहम जुर्माना अगर दुबई में जो है आप पे नाफिज आयद किया जाएगा तो क्या हशर होगा, कहाँ से लाएंगे आप? इंसान का कहाँ से इतना पैसा लाएगा। 1 लाख दिरहम कोई मामूली बात नहीं है। इंडिया के 25 लाख रुपए हो जाते हैं। 25 लाख एक बंदा वहाँ पे कमाने के लिए गया है, और एक छोटी सी गलती के बाद वो अगर फंस जाता है वहाँ के कानूनी शिकंजे में, तो फिर जो है किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो यकीनन ये भी सोचने की बात है, देखने की बात है, और हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे वहाँ जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को जो है इस ताल्लुक़ से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और दीगर लोगों में बेदारी पैदा करने की भी सख्त ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हैदराबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर LPG गैस सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत पाई जाती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है। हालांकि आप उत्तर प्रदेश जाइए या BJP के ज़र इक़्तिदार रियासतें जाइए, वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, और उन्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसे लोगों को वोट दिया है जो वोट यानी मुल्क की खिदमत से करने के बजाय हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, नफ़रत की सौदागरी करते हैं। मौत के सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने, बाद में ये लफ्ज़ उन्होंने वापस लिया था। तो ये ऐसे लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद में LPG सिलेंडर्स की बुकिंग का सवाल है, तो आपको बता दूं कि डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स की बुकिंग में 100 नहीं बल्कि 200 नहीं बल्कि 300 से ज़ायद फ़ीसद का इजाफा हुआ है सज्जा साहब। जी, और कहा यह जा रहा है कि जंग के असर की वजह से 9 मार्च और 14 मार्च के दरमियान 12 लाख से ज़ायद सिलेंडर्स बुक करवाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूमिया जो बुकिंग है 70,000 से लेकर 3 लाख सिलेंडर्स बुक किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, एक बहुत ज़्यादा जो है ये मसला बना हुआ है। ये आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपोजिशन रहनुमा है राज्यसभा में, उन्होंने भी ये मसला उठाया राज्यसभा में, और उन्होंने बोला कि जो है गैस की किल्लत पैदा हो गई है, लोग कतारों में खड़े हो गए हैं, मारा मारी की सूरत हाल है, हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी है, आम लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। उनका जो है रोज़ाना सुबह जब चूल्हा जलता है, खाना बनता है, तो फिर वो लोग जो है काम के लिए निकलते हैं, लेकिन गैस ना होने की वजह से उनके घरों में जो है उनका किचन पूरी तरीके से बुझा हुआ है, खाली खाली है। उनके किचन की रौनक ख़त्म हो गई है। उनकी रोटी, ऐसा मालूम होता है कि उनकी रोटी छीन ली गई है। ये सूरत हाल है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस बहरान से निमटने के लिए अभी तक जो है कोई जामे कदम नहीं उठाया, जो कोई जामे हिकमत अमली नहीं बनाई, बल्कि उल्टा जो है ये अहकामात जारी कर दिए गए डीलर्स को कि 25 दिन के बजाय 35 दिन आप टाइम कर दीजिए बुकिंग का, या फिर 40 दिन कर दीजिए, 45 दिन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मसले को हल करने के बजाय मज़ीद बिगाड़ा जा रहा है, और आज मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में लोग कतार में लगे हैं गैस सिलेंडर के लिए। देखिए, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम बार बार बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है, लोग कतार में खड़े हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई कतार में नहीं खड़ा है, ये समाजवादी पार्टी या ये कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। तो हालांकि उन्होंने वीडियोज आ कहा रहे हैं, ये झूठ कि है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने अपने कारकुनों से कह दिया है कि वो अपने अपने इलाके की वीडियो भेजें, हम बताएंगे सरकार को कि झूठ क्या है, सच क्या है। उन्होंने यहाँ तक रिमार्क कर दिया कि योगी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी जी जी, जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता है। हालात बदल गए अब। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये एक जो है एक सख्त रिमार्क हम कह सकते हैं अखिलेश यादव का।
और देखिए राज्यसभा में अलमिया यह रियाज साहब, राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि गैस की किल्लत हो गई है, लोग परेशान हैं, तो जो राज्यसभा के सरबराह हैं जो जेपी नड्डा, उन्होंने जो है फौरी खड़े होकर कहा कि ये जो कांग्रेस है, अपोजिशन है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, देखिए उनकी मंतिक देखिए, अजीब-व-गरीब मंतिक। वो कह रहे थे कि आलमी बहरान है ये, वहाँ जंग हो रही है, वहाँ पे जो है जंग की वजह से जो है गैस की सप्लाई रुक गई है, तो इसमें हम कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं। मतलब ये कि अब हमारी जिम्मेदार, वो हुकूमत जो है ज़िम्मेदारी से भी राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। और देखिए अगर राज्यसभा में इस तरह की बात की जाए कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो फिर से बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। ठीक है, आप ज़िम्मेदार नहीं हैं इस बहरान के, लेकिन जो सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो रही है उसको मैनेज करने का काम तो आप कर सकते हैं। हुकूमत को करना चाहिए कि कैसे मैनेज कर सकती है हुकूमत। तो ये बड़ा मसला हो गया है, यकीनन ये काबिल तशवीश भी है, काबिल फ़िक्र भी है, और हुकूमत की नाकामी को नाक़िस इंतज़ामात का जो है इजहार भी है, ये कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बता दें कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका की जंग 17वें दिन में, यानी 17 दिन हो चुके हैं, यानी 17 दिन में दाखिल हो चुके हैं। तो बहरहाल ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का मुँह तोड़ जवाब देगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक तेल की कीमतों का सवाल है, तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब 104.79 डॉलर फ़ी बैरल तेल, यानी ख़ाम तेल की कीमत हो गई है। और आबनाए हुर्मुज़ जो बंद कर दी गई है, और वहाँ से आपको बता दूं कि कम से कम 1000 जहाज़ वहाँ पर ठहरे हुए हैं, वहाँ से गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान के 2 जहाज़ों को यानी आबनाए हुर्मुज़ आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त दे दी गई, और वहाँ से वो रवाना भी हो गए हैं। और एक जहाज़ में बताया जाता है कि 92,000 टन जो है वो LPG गैस है इसमें। तो ये चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ आलमी सतह पर जो आप देखेंगे कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसकी कामयाबी अगर कामयाब है तो समझिए कि हम कामयाब हैं, वरना हुकूमत के बारे में यही कहा जा रहा है कि उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल तौर पर नाकाम हो गई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि फ़िल वक्त 22 जो है हिंदुस्तानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। 22 जहाज़ है सजा साहब। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तकरीबन सालाना जो है वो 1 खरब डॉलर की तिजारत होती है। एनर्जी जो बिज़नेस है वो 1 खरब डॉलर का होता है, यानी गैस है या फिर पेट्रोल यानी खाम तेल है, वो वहाँ से उसकी तिजारत होती है। और यूँ ही ये कहा जा रहा है कि 1.5 अरब डॉलर से लेकर 3 अरब डॉलर का बिज़नेस होता है। लेकिन फिल वक्त अगर किसी की चांदी है तो वो रूस की है। रूसी तेल ज़बरदस्त फ़रोख्त हो रहा है, और रूस के बारे में कहा जा रहा है कि उसे रोज़ाना तेल की फ़रोख्त से $150 मिलियन इजाफा आमदनी हो रही है, इजाफी आमदनी हो रही है। और एक अहम बात ये बता दूं कि अमेरिका पूरी तरह फंस गया है। अमेरिका ने ये अपील की है, जापान से की है, जनूबी कोरिया से, कई ममालिक से के, और इवन चीन से भी की है कि आप लोग आइए, और नेटो ममालिक से ख़ास तौर पर की है कि आप लोग आइए और आबनाए हुर्मुज़ पर को खुलवाने में हमारी मदद करें। लेकिन कोई भी मुल्क उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है, और ये फिल वक्त अमेरिका फंस गया है। और एक अहम बात है, अमेरिका को ईरान फंसाता ही जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ईरान अब इस बात का मुतालबा कर देगा कि हम तमाम के लिए ये जो आबनाए हुर्मुज़ है वो खोलते हैं, लेकिन जो तिजारत होगी तेल की वो डॉलर में नहीं होगी बल्कि युआन में होगी, यानी चीनी जो करेंसी है उसमें होगी। एक अहम बात है। लेकिन आपको बता दूं कि मक्कारी जो है और अय्यारी जो है उस ताल्लुक से इसराइल सबसे ज़्यादा बदनाम है, उसके बाद अमेरिका बदनाम है। अमेरिकी अवाम बहुत अच्छी है, लेकिन जो हुकूमत आती है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी का मुजाहरा करती है, गैर जानिबदारी नहीं रहती बल्कि जानिबदाराना और तासिब का मुजाहरा करती है। तो ये कहा जा रहा है कि अब अमरीकी हुकूमत, खुद ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है, अली लारीजानी ने, कि अब अमरीका ईरान पर पूरे ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए, ख़ास तौर पर नेटो के जो 32 रुकन ममालिक हैं उन्हें मुत्तहिद करने के लिए ये कर सकता है कि अमेरिका में 9/11 की तर्ज पर कोई हमला करवा देगा। और जैसे ही हमला होगा तो फिर नेटो जो रुकन ममालिक है वो आर्टिकल 5 के तहत एकजा हो जाएंगे और ईरान पर हमला करेंगे। एक बात। और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, शाहिद ड्रोन जो ईरान ने बनाया है और जिसने अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कर दिया है, और कहाँ कहाँ दम कर दिया है पता नहीं। बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि
उस शाहिद ड्रोन की नकल भी तैयार की जा रही है अमेरिका में। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अपने खलीजी ममालिक से कि हमने कभी भी तेल के ज़खायर वगैरह पर हमने आपका हमला नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इलाके में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया है। तो ये ईरान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और ईरान ने कहा कि दहशतगर्दी को ना हम पहले पसंद करते थे, ना आप करते हो, ना करेंगे। कि बिल्कुल देखिए, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी जब जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो है हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो है खित्ते के हालात ख़राब हों, बहरान पैदा हो, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका था। उन्होंने कहा कि जंग हमने तो नहीं छेड़ी थी, जंग लड़ने कौन आया था? इजराइल जंग लड़ने आया था। तो उन्होंने कहा कि आप इजराइल से बात कीजिए, आप अमेरिका से बात कीजिए, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने जंग मुसल्लत की है और उन्होंने जो है हमारे जो है रहनुमा को उन्होंने जो है शहीद किया है, उन्होंने हमारे बच्चों को मारा है। 160 बच्चों की मौत हुई है, मजाक नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने हमारे तनसीबात पे हमले किए हैं और आप हमसे कह रहे हो कि जो है आप जो है जंग रोक दें। तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें ईरान जिम्मेदार नहीं है। जो सबसे बड़ा खबीस दुनिया का आज मौजूद है, दुनिया को तबाह बर्बाद करने में पेश है, वो है इजराइल। अगर उसको जो है उसका ख़ात्मा नहीं हुआ तो दुनिया में इसी तरीके से जंगें होती रहेंगी, इसी तरीके से तबाही आती रहेगी। इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है वो एक काला धब्बा है। इजराइल इंसानियत के लिए जो है एक नासूर है और उसी की वजह से आज सारी दुनिया परेशान है। बिल्कुल मैं समझता हूँ नाज़रीन, जिस तरह पासदार ने इनकलाब ने ऐलान कर दिया है कि हम उस खबीस को ढूंढ कर कत्ल कर देंगे, यानी नेतन्याहू की बात कर रहे थे। अब देखना यह है कि नेतन्याहू का भी खात्मा होता है या नहीं होता है। वैसे भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसकी बहुत ज़्यादा तायद कर रहे हैं। हद तो यह है कि उन्होंने इसराइली सदर को कमज़ोर करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ तादीबी कार्रवाई ना की जाए। अगर नेतन्याहू ना होते तो फिर इसराइल का वजूद मिट जाता। इस तरह की बात ट्रंप ने कही है। बहरहाल अमेरिका इसराइल की लड़ाई लड़ रहा है। और आपको बता दूं कि एक कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो तैयार करने वाली एक अमरीकी यहूदी खातून को इसराइल ने डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। बताया जाता है कि इस खातून ने, देखिए इंसान होता है, इंसान इंसानी होता है, चाहे यहूदी हो चाहे किसी और मज़हब का मामला हो। अब एक छोटी सी मासूम बच्ची पर गाड़ी चढ़ा रहा है कोई सेहोनी, तो आप अंदाज़ा कीजिए वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मासूम बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? तो उस खातून ने, यहूदी होने के बावजूद भी इस खातून ने कहा कि तुमने गलत काम किया है। ड्राइवर से झगड़ा किया उसने। यकीनन देखिए यही तो मेरा बोलने का मतलब है कि क़बासत इनमें कूट कूट के भरी हुई है। और मासूम बच्चों को हम क्या गज़ा को भूल सकते हैं रियाज साहब? जी। गुज़िश्ता रमज़ान में तो गज़ा पे इन्होंने जो है क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी थी, बच्चों को मारा, गोलियाँ मारी थी बच्चों को। और इस रमज़ान में जो है ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। जी। बहरहाल नाज़रीन, इसी मज़म्मत के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।